5 और 6 अप्रैल को हमारी इंटेलिजेंस को सिग्नल्स मिलते हैं, इनपुट मिल चुका था कि कश्मीर में कुछ बड़ा हो सकता है, आतंकी हमला हो सकता है, घुसपैठ हुई है। उसके बावजूद हमारी सरकार, हमारी इंटेलिजेंस, सारी खुफिया एजेंसियां कहाँ बिजी थी? सवाल नंबर 1। दूसरी बात, जिसको सवाल भी बोला जा सकता है, जब हमारे या विदेशी कोई भी है, उस पहलगांव के बेसारन घाटी में एवरीडे की बात है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि तकरीबन 2000 प्लस लोग डेली वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, घूमने आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, स्टे करते हैं। उसके बावजूद उस घाटी के निचली साइड में थोड़ा नीचे आर्मी का बेस कैंप है। क्या हमारे देश के जवान 10-5 जवान वहाँ पर तैनात नहीं किए जा सकते? अगर हमारे 2 जवान भी वहाँ पर तैनात होते, ये गारंटीड है, लिख के दे सकते हैं। आज जिन लोगों की तस्वीरें आप टीवी पर, यूट्यूब पर देख रहे हो, जो इस दुनिया में नहीं रहे, 22 अप्रैल हादसे के जो शिकार हुए हैं, आज वो अपने घरों में होते, अपनों के पास होते, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे कारण देश जवाब मांगता है कि जब हमारी सेना हर चीज़ में परफेक्ट है और हमारी सेना की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, तो आखिर क्यों आप लोगों ने इस चीज़ को वेरीफाई नहीं किया कि वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए? इसके बावजूद वहाँ पर इनपुट भी मिल चुके थे। तो ये कि भारत सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की हैं 22 अप्रैल के बाद, और जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अब तक बहुत सारी मूवमेंट हो चुकी हैं। पोजीशन और अपोजिशन सभी पार्टियों को एक साथ बिठाया गया है। 5 और 6 अप्रैल को हमारी इंटेलिजेंस को सिग्नल मिल चुके थे कि कश्मीर में कुछ हो सकता है, आतंकी हमला हो सकता है, घुसपैठ हो चुकी है। उसके बावजूद 22 अप्रैल को इतनी बड़ी घटना हो जाती है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जब पहलगांव के बेसारन घाटी में 2 से 2500 के आसपास लोग डेली विजिट करते हैं, वहाँ रुकते हैं, रहते हैं, स्टे करते हैं, घूमने आते हैं, बाहर से आते हैं, हमारे देश के होते हैं, तो क्या वहाँ पर 5-10 हमारी सेना के जवान तैनात नहीं किए जा सकते? ये गारंटीड मैं बोल रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि अगर उस समय 22 अप्रैल के हादसे के टाइम अगर हमारी सेना के 2 जवान भी होते, तो शायद वो लोग जिनको तुम आज तस्वीरों में, जिनको तुम आज टीवी पर, जिनको तुम आज यूट्यूब पर एक और ही अंदाज में देख रहे हो, एक फ्रेम में देख रहे हो, आज वो अपने परिवारों में होते, अपनों के पास होते। ऐसा मंचर नहीं होता, बट ऐसा नहीं हुआ। ये खुफिया एजेंसियां और ये हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। क्योंकि जब आप लोगों को सिग्नल मिल चुके थे, ये चीज़ें वेरीफाई हुई हैं कि हमें सिग्नल मिले थे, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों इन चीज़ों को हल्के में लिया गया? और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया उन आतंकवादियों ने जिन्होंने घुसपैठ करके जो पाकिस्तान से आए थे। अपने मंसूबों में कामयाब इसलिए हो पाए क्योंकि हमारे देश का एक सुरक्षा जो सिस्टम है वो इस चीज़ को हल्के में ले रहा था कि सिग्नल तो मिलते रहते हैं, जांच एजेंसियों के पास तो लटाते रहते हैं, कोई नहीं देखा जाएगा, कर लेंगे एडजस्ट। और यही वो गलती थी जिसका हर्जाना भुगता हमारे 28 देशवासियों को, बाहर वाले लोगों को। चाहे कोई किसी देश का हो, जान जाती है तो इंसान की जाती है, दर्द सबको होता है, दुख सबको होता है। ये विषय नहीं है कि कौन हमारे देश का इस चीज़ का शिकार हुआ है, कौन विदेश का। अगर हम इंसानियत के नाते इस चीज़ को देखें तो सिर्फ और सिर्फ हम ये बोलेंगे कि इंसानियत के ऊपर वार है, प्रहार है। आखिर कब तक? हमारे देश में लगभग ऑलमोस्ट सब हिंदू हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो फिर हिंदुओं को टारगेट क्यों? विषय है कि तुम लोगों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काता कौन है? तुम्हारे जहन में हिंदुओं को लेकर जहर कौन पनपा रहा है? तुम्हारे अंदर जहर कौन भर रहा है जो कि तुम सच जानते ही नहीं हो? हमारा देश हर तौर तरीके से समर्थ है। जिस दिन वो अपनी पर आ गया, तुम्हें छिपने की, भागने की जगह नहीं मिलेगी और ना ही मौका मिलेगा। हाल फिलहाल 22 अप्रैल के बाद हमारी सरकार ने पाकिस्तान को लेकर बहुत सारे कदम उठाए हैं। वहाँ का पानी रोकने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे पाकिस्तानियों की अकल ठिकाने लग जाएगी। और उधर से भी धमकियाँ मिलनी स्टार्ट हो चुकी हैं कि अगर हमारा पानी रोका तो खून की नदियाँ बहा देंगे, खून के ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्योंकि उनको पता चल चुका है कि भारत एक्शन लेगा, और ऐसा एक्शन लेगा कि सदियों तक इस एक्शन को याद रखा जाएगा। क्योंकि सिर्फ पानी रोक देना या सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक कर देना या किसी 2-4 आतंकवादियों को ढेर कर देना इस समस्या का हल नहीं है। जी नहीं, इस समस्या का हल है कि अब बहुत हो चुका है। अब हमें वो करना चाहिए जिससे देश में और विदेश में और उस आतंकी और उस हत्यारे मुल्क में भी ये संदेश हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ जाए कि गलत का नतीजा गलत होता है। कभी आपने सुना है कि हिंदू किसी देश में घुसकर किसी अनदर धर्म वाले को टारगेट बनाते हो, किसी को मारा हो, किसी का धर्म पूछ के मारा हो? तो इनकी इतनी औकात कैसे हो गई? सच है कि हमारे देश में हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। सबसे बड़ी बात, 22 अप्रैल के हादसे में एक मुस्लिम भाई भी मारा गया है,
और सोचकर बड़ी हैरानी होगी तुम लोगों को कि मारने वाले भी मुस्लिम ही थे। और जो भाई हमारा शहीद हुआ है, जो मुस्लिम समाज से आता है, अपने घर में इकलौता था कमाने वाला, उसके बावजूद उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि तेरे साथ क्या होगा। वो भिड़ गया उन आतंकवादियों से। और पता है क्यों? हिंदुओं को बचाने के लिए। क्योंकि अब कोई पूछेगा कि तुम्हें कैसे पता? सिंपल, मुसलमानों को तो वो ऐसे ही छोड़ रहे थे, तो फिर उसको क्यों मारा गया? उसको मारने का एक ही रीज़न था, जो बाद में पता चलता है, वेरीफाई होता है। चश्मदीद जिस चीज़ को बताते हैं कि ऐसे ऐसे कोई लड़का था, वो मुस्लिम से था और वो उनको रोक रहा था। उसने उन आतंकवादियों की बंदूक तक पकड़ने की कोशिश की है और बोला कि ये हमारे मेहमान हैं, ऐसा मत करो। समझ रहे हो? वो मुसलमान हिंदू को बचाते बचाते शहीद हो गया। तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सब मुसलमान आतंकवादी हैं, सब मुसलमान ऐसे होते हैं जिनसे नफरत की जाए? जी नहीं। यहाँ हर इंसान अपने अपने क्राइटेरिया रखता है। ये सच है कि जितने भी हमले हुए हैं उनका मास्टरमाइंड और हमले करने वाले ऑलमोस्ट मुस्लिम ही पाए गए हैं। आज तक का रिकॉर्ड है 99%। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकलता कि हर मुसलमान टेररिस्ट है, हर मुसलमान आतंकवादी है, हर मुसलमान हत्यारा है। जी नहीं। सैयद आदिल ये नाम था उस भाई का। धर्म मुस्लिम, घर में इकलौता कमाने वाला, घर में 3 बहनें, बूढ़े माँ बाप, हिंदुओं को बचाने में शहीद हो गया। निशाना किसने बनाया? मुसलमान ने ही। बात समझ रहे हो? आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, वो किसी की जात नहीं पूछते, ये बोला जाता था पहले। अब जात पूछने भी लग गए हैं। और जब उनको लगा कि हमारे ही जात बिरादरी का, हमारे ही कौम का, हमारे सामने ही हिंदुओं को आड़ ले रहा है या हिंदुओं को आड़ दे रहा है, तो उन आतंकवादियों ने उस मुसलमान को भी नहीं छोड़ा। तो हम ये कैसे बोल दें कि सारे के सारे मुसलमान गलत हैं? जी नहीं। हाँ, ये सच हो जाता है कि हर आतंकवादी मुसलमान पाया जाता है तो एक ट्रस्ट होता है जो वो डगमगा जाता है। लेकिन वो घटना घटी। ऑलमोस्ट 20 मिनट तक वहाँ कोई भी ऐसा नहीं आया जो उन सैलानियों को, उन लोगों को डिफेंस दे सके। 20 मिनट के बाद इंडियन आर्मी पहुँचती है। उसके बाद सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू किया जाता है। सबसे बड़ी बात, जहाँ वो बेसारन घाटी है उससे ठीक नीचे आर्मी बेस कैंप है। क्या वहाँ से 10-20 जवान वहाँ तैनात नहीं किए जा सकते? जबकि आपको पता है कि कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर आतंकवादी घुसपैठ हो सकती है, लोग मारे जा सकते हैं। तो इसका क्या कारण था कि वहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे? और आपकी इसी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाया और वो आतंकवादी कत्लेआम करके छिप भी जाते हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है, कहाँ तक छिपेंगे? बहुत जल्द उनको उनके ठिकाने लगा दिया जाएगा। लेकिन विषय बनता है और देश के दिलो दिमाग में एक ही सवाल है, जब हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित हैं, इतनी चाक चौबंद हैं, 2400 घंटे वहाँ पर पहरे होते हैं, गश्त होती है, हमारे देश के जवान अडिंग है, हर सिचुएशन में, हर मौसम में, हर अवस्था में दिन रात वहाँ पर देश की सेवा कर रहे हैं, पलक झपकने तक का टाइम नहीं दिया जाता आतंकवादियों को। तो फिर देश के दुश्मन बाहर से देश में अंदर, देश के दुश्मन बाहर से अंदर कैसे आ जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल, उनको हथियार कैसे मिल जाते हैं और वो कैसे दिन दहाड़े कत्लेआम मचाकर वापस गायब हो जाते हैं? ये सवाल है जो हर देश के नागरिक के दिलो दिमाग में घर बनाकर बैठा है। आज हर लोग घर से बाहर निकलते वक्त 10 बार सोचते हैं। सोचो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 22 अप्रैल से ठीक 2-4 दिन पहले कश्मीर जाके आए थे, या वो लोग भी हो सकते हैं जो कश्मीर जाने का प्लान बना रहे थे। सोचो उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजरी होगी, क्या सोचते होंगे वो लोग कि हम भी जाके आए थे या हम भी जाने वाले थे। और जो तस्वीरें आप यूट्यूब पर, न्यूज़ चैनल्स पर एक फ्रेम में देख रहे हो, उनमें से कोई तस्वीर आपकी भी हो सकती थी। तो क्या सुरक्षा है और कितना सुरक्षित है भारतीय, कितना सुरक्षित है हिंदू, कितनी सुरक्षा में है हमारे देश की जनता? ये सवाल है जिसका जवाब, जिसका समाधान हमारी सरकार को करना चाहिए। हाल फिलहाल पाकिस्तान के एक अधिकारी ने यह भी कबूल किया है कि हम पिछले 30 सालों से ये गद्दारी कर रहे हैं। अब ये साजिश है, किसी के प्रेशर में आके उसने बोला है, इसके पीछे क्या उनकी प्लानिंग है, डजेंट मैटर। उन चीज़ों को वेरीफाई हमारा सिस्टम कर ही लेगा। लेकिन ये सच है और लोग कबूल भी कर रहे हैं, और वो भी एक बड़ा अधिकारी, पाकिस्तान का बड़े अधिकारी ने ये एक न्यूज़ चैनल पर क्लियरली लाइव इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम पिछले 30 सालों से आतंकवाद को पाल रहे हैं, आतंकवाद को भारत की तरफ भेज रहे हैं और लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं। ये उस अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कबूल किया है। सोचो कौन है इसके पीछे और कौन उसको प्रेशराइज कर रहा है, या फिर सिर्फ एक ये प्लानिंग है। लेकिन ये बात सच है कि ऐसा हो रहा है। और भी बहुत सारे गद्दार हमारे देश में छुपे हुए हैं जिनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे एक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, जगह जगह नाकेबंदी हो चुकी है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां गश्त पर हैं, हमारी सीमाओं को और ज़्यादा सुरक्षित कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूवमेंट में हैं।
लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। बहुत जल्द एक अच्छा एक्शन लिया जाएगा, जो कि लेना चाहिए था कई साल पहले। पानी रोक देना, कोई एक्शन ले लेना, पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द कर देना, पाकिस्तानियों को वापस भेज देना, आई थिंक ये समस्याओं का हल नहीं है और ना ही ये कभी होगा। इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है, गोली का जवाब गोली से मिलना चाहिए। हाँ, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि हमें पता है और हमारे सिस्टम को भी पता है, और अच्छे से वेरीफाई करके बहुत जल्द जो भी इसका असली गुनहगार है और जिसके इशारों पर ये हुआ है, उसके साथ भी वही अंजाम करना चाहिए जो ये लोग करते हैं। आई थिंक इससे भी ज़्यादा बड़ा। हमारे देश के 28 लोग शहीद हो चुके हैं। उनका क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो घूमने गए थे, उनका सिर्फ और सिर्फ यही कसूर था। बट हमारी व्यवस्था ने उनको सुरक्षा नहीं दी। आई थिंक अगर हमारी व्यवस्था चाक चौबंद होती, हमारी आर्मी का एक जवान भी होता, तो उनकी औकात नहीं थी कि वो कत्लेआम मसाकर चले जाते। ये श्योरिटी है, 100% श्योर। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया उन दहशतगर्दों ने। 22 अप्रैल के इस हादसे के ऊपर हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई और अपडेट मिलती है, जल्द ही आपसे शेयर करेंगे। नमस्कार।